मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी पीवाईक्यू की, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। आप लोग अटेम्प्ट कर पाए थे? कितने लोगों ने स्टार्ट कर दी थी? एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन हैंड रेज करो। एक, दो, तीन। बाकी लोग भी जल्दी बताओ। पता है ना, पीवाईक्यू की एक वर्कशीट दी थी, आपके ग्रुप में भेजी थी, कहा था कि स्टार्ट कर देना संडे यस को सर। 20 क्वेश्चन, मंडे को थोड़ा 10 क्वेश्चन, यस सर। ट्यूसडे तक कंप्लीट करने की कोशिश करना, वेडनेसडे को या ट्यूसडे को डिस्कशन करेंगे, ऐसा सब बोला था मैंने। आप लोगों ने देखा था? देखो उसमें पूरा चैप्टर कवर्ड है। आप लोगों के लिए मैंने 50 क्वेश्चन इन तीन टॉपिक में से सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे कर लिए, विद सॉल्यूशन आपको मैंने भेजा था। आप लोग अटेम्प्ट कर पाए थे? ठीक है, ओके। तो आज हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, डाउट उसमें से, ठीक है। और उसके अलावा अब डिफरेंशिएबिलिटी के अगला जो टॉपिक है, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद क्या आता है बताओ? डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन को डिटेल में देखेंगे। डिफरेंशिएशन भी बहुत अच्छा और फंडामेंटल टॉपिक है। आपकी एनसीईआरटी में भी फंडामेंटल्स कवर है उसके, है ना? यस सर। जेई में भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो जेई में किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं वो भी हमको समझना है, ठीक है। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करते थे। एक बार सब लोग अपनी अपनी कॉपी में ध्यान से देख लो। आप लोगों ने अगर मॉड्यूल अटेंड करी थी, उसमें कौन कौन से आपके डाउट थे आज पूछ लेना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में क्वेश्चन नंबर 1, बोलो डाउट है या हो गया है? कि जेई हो गया एडवांस सर। 2021 किसका क्वेश्चन था? आपको 1 0 पे, 1 पे और π/2 वगैरह पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी। मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन आया था 2011 में जेई एडवांस। और आपको 0, 1 और इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन बताओ। बता दो सर। ओके, सब लोग पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा टफ नहीं है, डुएबल है। बस प्रॉपर्ली पढ़ो और एक बार देखो क्या दिया हुआ है और क्या पूछा। एक फंक्शन दिया हुआ है, ये किन किन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा वो पता करना है। उन्होंने बोला है कि ये 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एक 2, एक अल्फा पे और एक बीटा पे। अल्फा की वैल्यू 2 गिवन है, बीटा आपको निकालना है। तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, इस क्वेश्चन को देख के बताओ मुझे कि आपको क्या आइडिया लगता है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे, एक तो मॉड्यूलस फंक्शन होता है, याद आ रहा है? बोलो, मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, हाँ है ना? बोलो, याद है कि नहीं? अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ x-3 की, एक मॉड्यूलस फंक्शन है, ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? ये x की किस वैल्यू पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा बताओ? 3 पे सर। बाकी लोग भी जोर से बोलो, अदरवाइज
या तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा एक एक करके। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x माइनस 3 कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मत आया करो क्लास में, लिटरली बता रहा हूँ, ये बैच ही बंद हो जाएगा अगर ऐसा बनेगा। 4-5 बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे, खत्म करेंगे। फिर क्लास में आ तो कितनी बार एक ही चीज बोलनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स किया करो। अगर आपको पढ़ना है जेई की तैयारी करना, नहीं तो बोर्ड्स की तैयारी करो। मैं ऐसा तो नहीं बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और एक दो बच्चों के अलावा अगर बाकी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वैसे भी उनका नाम नोट डाउन होता जा रहा है, बैच सेग्रीगेशन चलता रहता है। अगर आपको लिटरली नहीं पढ़ना इस बैच में, इट्स ओके, यू कैन गो। 5 बच्चे भी होंगे तुमको ढंग से पढ़ाऊंगा मैं। आपकी बैच में से कुछ बच्चों को सेग्रीगेट भी किया और आगे फिर से बैच सेग्रीगेशन होगा। सिर्फ क्लास में आना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो, अगर आपको टीचर कोई चीज पूछ रहा है, आपको सिर्फ अनम्यूट करके बोलना है, फिर चैट बॉक्स में लिखना है। अगर आपसे उतना भी नहीं हो पाता तो फिर आप मत आओ क्लास में। मैं लिटरली बता रहा हूँ, रिमूव कर दूंगा डायरेक्टली जो बच्चा क्लास में आंसर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और हम हर क्लास में नोट डाउन करते हैं कौन रिस्पॉन्स करता है, किसकी क्लास अटेंडेंस कंप्लीट है, कि एक 1.5 घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में कौन कितनी देर बैठा है, हर डेटा आपका नोट डाउन हो रहा है। और उन्हीं बच्चों को मौका देंगे जो सीरियसली पढ़ना चाहता है। कोई धर्मशाला तो है ही नहीं कि जो भी आ जाएगा चलो किसी को भी पढ़ा देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस बच्चे को जो जेन्युइन होगा, जो डिजर्विंग होगा, उसी को पढ़ाया जाएगा। फिर आप अपने एंड पे बोर्ड्स की तैयारी करो या यूट्यूब से पढ़ लो। अब ये बार बार बोलना नहीं चाहिए मुझे। क्लास में अगर टीचर आपको सामने पूरा एफर्ट ले रहा है, पूरा जोर से, पूरी एनर्जी से पढ़ा रहा है, आपको अगर आंसर देने में भी तकलीफ हो रही है, फिर मैं भी धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। मेरी एनर्जी अपने आप डाउन हो जाएगी, आपको दिख जाएगा। फटाफट क्वेश्चन बनाओ, आया नहीं आया, आगे बढ़ दूंगा, खत्म खेल। सिलेबस भी निपटाने में अक्टूबर में सिलेबस निपटाता हो जाता है, 2 महीने में भी बैच का सिलेबस हो जाता है। ढंग से पढ़ना है, ढंग से करना है, बैच को अगर हेल्दी रखना है तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर कोई भी सब्जेक्ट। बाकी बैचेस में तो होता ही नहीं है, हर कोई वहां पे जवाब देता है। कोई चैट बॉक्स में आंसर देता है, कभी एक बच्चे ने दिया, अगली बार दूसरा बच्चा ट्राई करता है, कभी दूसरे ने दिया तो अगली बार तीसरा बच्चा ट्राई करता है। टोटल 3 बैच चल रही है और आपका बैच स्टार्टिंग से चल रहा है। और अभी भी अगर आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हो तो क्या मतलब है फिर? आपको फिर अच्छे क्वेश्चन कराने से मतलब ही नहीं, डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता हूँ फिर मैं। मेरा क्यों सिलेबस डिले करूं मैं? पिछली बार भी यही समझाया था आप लोगों को मैंने। इसलिए अब आंसर पूछो, रिस्पॉन्स आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक बच्चा दे रहा है, एक बच्चे नहीं दे रहा, फिर अगली बार उसको नहीं देना, दूसरे बच्चों को देना। अदरवाइज डिस्कशन ही एंड कर दूंगा मैं। डिफरेंशिएशन पढ़ा के आधे घंटे में एंड कर दूंगा क्लास, आप भी खुश, मजा आएगा आपको कि चलो आधा घंटा पढ़ाया, छुट्टी होगी। बताओ, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाया था क्लास में कि मॉड ऑफ x माइनस 3 जो फंक्शन है ये सब जगह कंटिन्यूस होता है, कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है? बताओ। 0%। जी पे x इक्वल टू 3 पे, जहां पे भी ये फंक्शन 0 होता है। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ पे 0 हो रहा है? 3 पे। तो x इक्वल टू पे ये फंक्शन होता है नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, बाद में आप पछताते रहना कि हमको बैच से क्यों हटा दिया। वैसे भी बैच सेग्रीगेशन करना ही है मुझे, सबको पढ़ाने से मतलब भी नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाओ, उस पर मेहनत करो तो फायदा भी है। x माइनस 3 आपका मॉड्यूलस फंक्शन है, x इक्वल टू 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल। अब मुझे बस यही पॉइंट ढूंढना है कि ये मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ कहाँ पे बन रहा है, उन फंक्शन पे मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन टफ नहीं था, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो हो जाएगा। अब जो फंक्शन एफ एक्स है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स बी ए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अल्फा एंड बीटा। अब सुनो ध्यान से, देखो कॉस के अंदर मॉड लिखने में कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कॉस की एक प्रॉपर्टी होती है, कॉस ऑफ माइनस एक्स लिखो या कॉस ऑफ एक्स लिखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे कॉस क्या आते हैं? सेम ही आते हैं। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इक्वल होता है, तो यहाँ पे कॉस मॉडुलस बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। और भी ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में पहले भी आए जहाँ पे मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का कोई यूज ही नहीं था, जिसको आप ऐसा कैसे लिख सकते हो? कॉस ऑफ मॉड एक्स को कॉस एक्स ही हम लिख सकते हैं। अभी पूरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ये भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ यहाँ पे, जहां पे भी ये मॉड डिफाइन होगा वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब जहां पे भी ये मॉड 0 होगा वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होगा। अब ये 0 कहां पे होगा?
इसके रूट्स पे, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। इसके रूट्स मतलब बेसिकली ये कहाँ पे, नॉन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, एक्स इक्वल टू अल्फा पे और एक्स इक्वल टू बीटा पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन है अल्फा और बीटा पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। और मॉड्यूलस फंक्शन में नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है, जब जहां पे भी वो जीरो होता है, जहां पे भी वो जीरो होता है वहां पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, अल्फा और बीटा पे जीरो, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा पे जीरो, वेरी गुड। तो यहाँ से मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ, अगर ये अल्फा और बीटा पे नॉन डिफरेंशिएबल मतलब ये मॉड्यूलस फंक्शन वहीं पे जीरो हो रहा होगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं। वापस समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया था ये जो फंक्शन है ये अल्फा और बीटा पे नॉन डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन में बोला गया था ये फंक्शन जो है अल्फा और बीटा पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। अब इस फंक्शन में मॉड्यूलस फंक्शन आ रहा था। अब मुझे पता है मॉड नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है, जहां पे वो जीरो होता है, जहां पे वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब एक्स की जगह अल्फा रखने पे जीरो हो रहा होगा और एक्स की जगह बीटा रखने पे जीरो हो रहा होगा, वहीं पे फंक्शन क्या है आपका, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है। अब अल्फा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 2 के बराबर और बीटा आपको निकालना है। अब सबसे पहले ये ए पता कर लेते हैं। अब अल्फा इक्वल टू 2 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे 2 रख दो। यहाँ पे 2 रखने पे 4 + 2 6 माइनस का 2a इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3। a की वैल्यू आपको 3 आ गई। अभी क्वाड्रेटिक आप आसानी से पता कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, a² माइनस 3x + 2 इक्वल टू 0, है ना। दूसरा रूट क्या है इसका, अल्फा और बीटा था, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। अब तो रूट्स आप पता भी कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर करोगे, x² माइनस 2x माइनस x + 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास रूट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 इसके रूट्स हैं। एक रूट अल्फा था, बीटा था, अल्फा 2 दिया तो मतलब ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका क्या हो गया, बीटा। तो कहने का मतलब क्या, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहां तक समझ में आया। यस सर। यस सर। तो अल्फा आ गया, अल्फा 2 दिया हुआ था, बीटा आपका 1 आ गया, तो बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा था, बोला था अल्फा बीटा का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ। तो आपको बस सिंपली डिस्टेंस फॉर एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। पॉइंट आपका अल्फा बीटा आ चुका है। अल्फा बीटा कितना है, 2,1। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है। लाइन की इक्वेशन गिवन है 12x + 5y + 10 इक्वल टू 0। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 11 में सिखाया था। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ax1 + by1 + c अपॉन √(a² + b²). यहाँ पे अप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ये तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि मॉड्यूलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जहां पे वो जीरो हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया था अल्फा और बीटा पे नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये मॉड्यूलस फंक्शन जो है इसके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, और यहां से हमने अल्फा और बीटा पता कर। ये इसी साल का क्वेश्चन है, 2025 को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार घर पे वापस से रीअटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 4 में कोई डाउट? सर 6 बता दो, 6। 6। अच्छा, फोर्थ वाला करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन। 6 भी करते हैं। ये फोर्थ मैंने पिछली क्लास, हाँ ये आपकी शायद हुआ नहीं था। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पिछली बार मॉड्यूलस फंक्शन था, इस बार क्या है, हर वेराइटी कवर करी इस पूरी पीडीएफ। मुझे बताओ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल होता है, किन पॉइंट पे? इंटीजर्स पे। वेरी गुड। इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। एक मिनट, मुझे नाम भी लिखने हैं तो कौन कौन आंसर दे रहे हैं। बैच सेग्रीगेट करना ही है मुझे थोड़े दिन बाद। एक तो पहले विशाल ने आंसर दिया था, उसके बाद अभी किसने आंसर दिया है? सर अनुज। ओके। तो ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
जो होता है हमेशा, आपने डायग्राम भी मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डायग्राम कैसा होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स पॉइंट। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये जो फंक्शन है ये इंटीजर्स पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल होता है। आपको बस यही पता करना है कि x की किन किन वैल्यू पे ये इंटीजर बन रहा है। अब यहाँ पे आपके पास दो तरह के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एक है आपके पास x² 2 और दूसरा क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, वेरी गुड। आपको अब ये सोचना है कि x की किन किन वैल्यू पे एक तो ये इंटीजर बनेंगे, उन हर इंटीजर पॉइंट पे ये क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। तो आपको उन सारे इंटीजर्स को काउंट करना है, कैसे कितने इंटीजर आएंगे 0 से लेके 4 के बीच में, 0 से लेके 4 के बीच में। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। 0 से 4 के बीच में x की किन किन वैल्यू पे ये इंटीजर, अच्छा ये इंटीजर बनना चाहिए अंदर वाला फंक्शन। आपको ये सोचना कि ये इंटीजर कब कब बनेगा, x की किन किन वैल्यू पे ये इंटीजर बनेगा और यहाँ पे ये वाला इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट के अंदर जो पूरा फंक्शन है, ये x की किन किन वैल्यू पे इंटीजर बनेगा और यहाँ पे ये वाला फंक्शन x की किन किन वैल्यू पे इंटीजर बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. सर Yes, sir. पूछो इस बारे में। सोचो, पहला वाला क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² 2, दूसरा क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रूट x है। आपको ये सोचना कि पहला वाला x की वैल्यू कौन कौन सी रखूं ताकि वो इंटीजर बने, और x आपका 0 से 4 के बीच में। 0. Sir, आप ऐसे 0. सारे काउंट करो इस पर सब लोग, और टोटल ऐसे कितने इंटीजर होंगे। अच्छा सोचना कुछ वैल्यू कॉमन्स भी आएगी, हो सकता जहां पे अगर ये पूरा फंक्शन 0 हो रहा है वहां पे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन अगर वैल्यू 0 आ रही तो फिर डिफरेंशिएबल होगा। सोचो थोड़ा सा, आपसे मैं सिखाता हूँ। Four. हाँ सोचो, Sir, 1. सारे 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 एक एक करके नहीं, सारे इकट्ठे काउंट करो और देखो कि टोटल कितने ऐसी वैल्यूज आ रही, तो कौन सी वैल्यू पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा उनको एक बार क्रॉस रख के क्रॉस चेक भी कर लेना। सरपंच. कितना, 5? और सोचो 5 कितना आ रहा, क्या बताया आपने? सर ए ऑप्शन आ रहा है. अच्छा, क्रॉस चेक कर लो सब लोग, एक एक करके अपना अपना आंसर निकालो, ढंग से करो, मैं टाइम दे रहा हूँ, खुद का दिमाग लगाना, इधर उधर से मत देखना। Sir, A option.
ठीक है, सीखते Yes, हैं। sir. ओके, थोड़ा कंसंट्रेट होके सुनना। सबसे पहला फंक्शन है मेरा x²/2। सबसे पहले देखो ये इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा है। इसकी इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0। इसको इंटीजर से इक्वेट कर दो, सिंपल। 1. आपको यही देखना ना कि ये इंटीजर कहाँ पे हो रहा है, इसको इंटीजर से इक्वेट कर दो। एक्स की वैल्यू आपकी कहाँ तक जानी चाहिए? एक्स आपका 4 तक जाना चाहिए ना। तो अब पता करते हैं यहाँ तक एक्स कितना आ रहा है। यहाँ से आपका एक्स आ जाएगा 0। यहाँ से आपका एक्स कितना आ जाएगा? √2। 4. Yes, sir. एक्स इक्वल टू √2 आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Sir. यहाँ से एक्स आ जाएगा √4। यहाँ से एक्स आ जाएगा √9, दैट इज 3 के बराबर। Sir, x²/2 नहीं आएगा? हाँ Sir, √4 को 2. सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 आ गया ना। हाँ, ये √6 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. वापस 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा 4, एक्स आएगा √8। Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. x²/2 इक्वल टू 5। यहाँ से आएगा x इक्वल टू √10। कहाँ तक जाना है? x की वैल्यू 4 तक जानी है। सॉरी बच्चों, x²/8 के बराबर, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? √16। बस यहीं तक जाएंगे अपन। Sir, √14. हाँ सॉरी सर 7 नहीं लेंगे? कंसंट्रेशन। यहाँ से आ जाएगा √7, 14, और लास्ट आपका 8 तक है ना। बोलो। Yes, sir. यस सर। तो देखो, हाँ. ये सबसे आसान तरीका है आपको ये पता करना कि ये इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा था। मैंने सबको इंटीजर से इक्वेट कर दिया। मैंने क्या बोला था? ये इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा है? 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5, 6, 7, 8। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक, Sir. ये 2 आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो देखो कितने पॉइंट आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां तक 9 पॉइंट आ गए। ये तो इसका काम हो गया। दूसरा कौन था आपका? √x। इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि √x इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो इसको भी इंटीजर से इक्वेट करो, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा। Yes, sir. फिर √x को 1 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। 1. √x को 2 से इक्वेट करोगे तो x कितना आएगा? √2. नहीं, √x अगर 2 है तो x कितना आएगा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो ना, 4 4. आएगा ना। 4. 4 आएगा. समझ में आ रहा है? √x इक्वल टू 0, दोनों Yes, तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो x इक्वल टू 0। √x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1। √x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? Yes, sir. ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, ओके। अब मेरे पास कितने यूनिक पॉइंट आ रहे हैं वो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 0, √2, 2, √6, √8, √10, √12, √14 और ये 4 है ना। तो आपके पास टोटल इतने पॉइंट्स आ रहे हैं। और एक्स्ट्रा में यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसके अलावा यहाँ पे 1 आ रहा है। बाकी तो सेम ही है, 4 और 0 तो यहाँ पे भी इंक्लूड हो रहा है ना। बोलो। हाँ. अब ध्यान सुनना, कंटिन्यूटी का जब मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट, याद आ रहा है? कंटिन्यूटी इन इंटरवल, इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे देखते थे? बोलो।
सर पहले उसके ओपन इंटरवल में चेक करेंगे और एंड पॉइंट्स पे जो हमारा एंड पॉइंट है उसके राइट हैंड लिमिट और जो दूसरी साइड है उसके लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, अगर वो बराबर होंगे तो हाँ बहुत अच्छे, एकदम सही बताया कि एंड पॉइंट पे ध्यान रखना था हमको। एंड पॉइंट जो ए है, ए के लेफ्ट में ग्राफ का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है ए से बी में, कंटिन्यूटी अगर मुझे चेक करना है ए से बी के बीच में, तो ए के लेफ्ट में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए के लेफ्ट में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ए का क्या देखना है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड है ना। वेरी गुड। तो एट ए हम क्या देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। और ये राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए, बी के लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर। नहीं, फंक्शन के एफ ऑफ ए के बराबर। कंटिन्यूटी की फंडामेंटल कंडीशन क्या थी, फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर कोई नॉर्मल पॉइंट होता, सुनो ध्यान से, अगर कोई पॉइंट सी इसके बीच में होता तो सी पे हम क्या देखते हैं कि लिमिट की वैल्यू सी पे। कंटिन्यूटी अगर मान लो किसी सेंटर पॉइंट पे चेक करते तो किसी पॉइंट पे लिमिट कैसे चेक करते हैं, उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये दोनों बराबर आती तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है ना। लेकिन एंड पॉइंट पे मतलब ए पे आपको क्या देखना पड़े, ए पे आप पूरी लिमिट नहीं निकाल सकते। ए पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल नहीं पाओगे, ए पे क्या निकालोगे, राइट हैंड लिमिट। तो ए की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पे ये बराबर होनी चाहिए। और बी पे आप क्या देखोगे, बी की लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बी की लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखोगे और बी की लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू की बी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है। यस ए पे आपको देखनी है राइट हैंड लिमिट और बी पे आपको देखनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है। यस सर यस सर। यस सर अब ये पहले एंड पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। एंड पॉइंट क्या है मेरा, तो 0 है। तो एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे क्या देखोगे, राइट हैंड लिमिट। तो ये पूरा फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये पूरा फंक्शन एफ एक्स है। इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा ये टफ लेवल का क्वेश्चन आया था, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो आपको कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से डर नहीं लगेगा। इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, एक्स की जगह 0 प्लस रख दो, तो 0 प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं। 0, अब देखो इसका स्क्वायर करोगे 2 से करो तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर डिवाइड बाय 0 पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कितना आता है, 0। 0.00 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। यहाँ पे भी 0 प्लस आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, 0। 0 माइनस 0 कितना आएगा, 0। क्लियर हो गया। यस सर यहाँ पे हमने 0 पे राइट हैंड लिमिट निकाली तो राइट हैंड लिमिट 0 के बराबर आ रही है। फंक्शन की वैल्यू 0 पे अगर पता करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 रख दो। 0 रखोगे तो ऑफ कोर्स वो तो 0 ही आएगा। तो बताओ 0 पे कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। दोनों बराबर आ रहा है। यस कैसे सर बोलोगे, कंटिन्यूअस ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आ रही है, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो 0 पे क्या क्या कंटिन्यूस आ गया। यस इस सर पॉइंट को मतलब 0 पे तो मेरा कंटिन्यूस है तो ये वाला पॉइंट तो हट जाएगा, तो 0 पे कंटिन्यूस आ गया। अब दूसरे एंड पॉइंट पे देखना पड़ेगा और दैट इज 4 पे। दूसरा एंड पॉइंट पे देखना पड़ेगा, दैट इज कहां पे, 4 पे। देखो ध्यान से 4 पे चेक कर रहा हूं। 4 पे मुझे निकालनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 4 माइनस, आपको दिख रहा है, विजिबल है। यस सर दिख रहा है ओके। अब 4 प्लस यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस का होल स्क्वायर, सॉरी 4 प्लस नहीं 4 माइनस, 4 माइनस एक्स, तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस,
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ अंडर रूट एफ एक्स, तो 4 माइनस का ग्रेटेस्ट है। एक बार आप ट्राई करो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर मैं सिखाता हूँ। खुद से दिमाग लगाओ, एक बार रफली ट्राई कर लो कि ये वैल्यू दोनों कितनी आएगी। फोर माइनस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचो, और उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा ये सोचो। 15 8 देखते हैं, या 8। सोचो ध्यान से सोचो। 8 sir. 4 माइनस से -4 नहीं, ध्यान रखो। सर 7। देखो अच्छा 4 माइनस का मतलब क्या होता है ये बताओ, -4 के क्या, 4 माइनस का मतलब क्या है? सर 3.9 सर 4 सर लेफ्ट हैंड लिमिट है सर। 4 से थोड़ा सा छोटा, 4 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा होता है, ये होता है ना। Yes sir. यस सर यस सर। आधे लोग तो -4 ले लेते हैं, तो इसमें गलत नहीं करना है। और यहाँ पे भी क्या है, 4 माइनस मतलब अंडर रूट ऑफ 3.99 का रूट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब सोचो कितना है। सोचो अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोच लो, 3.9 ले लो, कुछ नहीं, 3.9 का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी आ रही बस पता करना है ना। 3.9 का स्क्वायर करो, 2 से डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करो, उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, जल्दी पता करो। 3.9 का स्क्वायर कर लो ना, सर 7.9 समथिंग आ रही है। हाँ देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3.9 का स्क्वायर करो 16 से थोड़ा सा कम, 16 से थोड़ा सा कम मतलब 5.99 समथिंग होगा। 16 से कम क्या होता है ये? Yes sir. ये होता है 4, अगर 4 होता तो आंसर 2 आता, अभी 2 से थोड़ा सा कम आएगा। 15 को इससे डिवाइड करोगे सर 7.9 समथिंग आ रही है। है ना। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 7 - 1 दैट इज 6। क्लियर है? यस सर। यस सर Yes sir. तो ये लिमिट की वैल्यू आई। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी 4 पे। आपका फंक्शन क्या था? फंक्शन था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस रूट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे f4 पता कर लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू 4 पे, तो 16/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस रूट ऑफ 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना आएगा? 8 - 2 है ना। Yes sir. यस सर यस Yes sir. ये भी कह रहा है 6, तो बताओ कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। एंड पॉइंट पे हमेशा प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा कि एंड पॉइंट पे हो सकता है थोड़ा सा ऐसा हो जाए। तो एंड पॉइंट में मैंने ढंग से देख लिया, मतलब 0 और 4 पे तो क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes sir. यस सर ओके, तो 0 और 4 की कहानी खत्म। 0 पे कंटिन्यूस है, 4 पे भी कंटिन्यूस है। अब बचे हुए पॉइंट है बचे कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कौन सा बच रहा है यहाँ पे 1। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये अलग इंटीजर है, ये अलग इंटीजर है, ये भी अलग 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 है, सब पे ये अलग अलग इंटीजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आ जाएंगे, 8। 8। 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये x इक्वल टू 1 8। एंड पॉइंट पे क्या आ रहा था, कंटिन्यूस आ रहा था। क्लियर? यस सर आइडिया लग रहा है कैसे कर रहे हैं अपन? यस सर। Yes sir. यस सर क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसलिए मैंने करा दिया आपको। घर पे एक बार इसको रिप्रैक्टिस जरूर कर लेना। बस ध्यान के रखना है, मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो कहाँ पे ब्रेक होता है, उस जहाँ पे वो मॉड 0 हो रहा है वहां पे फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूस होता है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल। ध्यान रखना, मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कंटिन्यूस होता है, मॉड्यूलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में क्या देखा कि वो इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर है? ओके, यस यस सर। सर यस सर। अगला बताओ 5th 6th में।
क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे थे अपने आप। सर सिक्स्थ बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6। Yes, sir. सिक्स को मैं नए पेज पे ले रहा हूँ, एक बार बाकी लोग भी जिसने नहीं ट्राई किया एक बार ट्राई वापस पढ़ लो इस क्वेश्चन को। एक फंक्शन दिया y एफ एक्स, बोला उसको अच्छा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दे दिया क्या, सॉरी ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वैसे। बोला डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू π/6 रखनी है। ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन अभी पढ़ना है। ये एक्चुअली इसमें पूरा कवर है, डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन एवरीथिंग कवर था। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये और ये टफ नहीं है एक्चुअली में। आप पहले बस इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इसमें देखो फैक्टर वेक्टर कॉमन लो, देखो क्या आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करो सब लोग, फैक्टराइज करो इसको सब लोग। इसको फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज करो एक बार और देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। फर्स्ट वाला पार्ट है इसको करो कोशिश। देखो सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं सिखा भी दूंगा कैसे करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कुछ कॉमन ओमन आ रहा है। सर ये अंडर रूट में आ रहा है। अंडर रूट में आ रहा है क्या? अच्छा देख लेते, चलो ट्राई करते नहीं तो फिर बाद में करेंगे इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद। एक बार कोशिश कर लेते हैं, हो पा रहा अगर आप लोगों से अभी तो ठीक है, नहीं तो फिर डिफरेंशिएशन करूंगा तब। यहाँ पे सर अंडर रूट एक्स प्लस वन और अंडर रूट एक्स माइनस वन आ रहा है। नीचे का फैक्टर, सर ये सर होल पूरा सॉल्व करके। अच्छा कैसे सॉल्व किया आपने बताओ। सर ऊपर सर ये इस पे आइडेंटिटी लगा दी। क्या हुआ, हाँ बताओ क्या कह रहा। ऊपर कौन सर सी ऊपर आइडेंटिटी? हाँ सर ऊपर सर मेरा ये बन रहा है अंडर रूट एक्स प्लस वन, फिर दोबारा से अंडर रूट ब्रैकेट अंडर रूट एक्स माइनस वन। एंड सर फिर इसमें से कॉमन लेके सर मैंने सर एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब कर दिया था सर। अच्छा, फिर लेकिन सर आपने कैसे सिंप्लीफाई किया न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स को कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे ऊपर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स और नीचे दिया एक्स रूट एक्स प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। इसमें से कॉमन ओमन लेके अगर सिंप्लीफाई कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे ना पूरा ऊपर का। हम्म पर ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे से रूट एक्स कॉमन आ जाएगा ऊपर भी। वो तो रूट एक्स तुम यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हो, प्लस वो बचेगा एक्स रूट एक्स आई थी माइनस वन बचेगा फिर। अगर प्लस वन माइनस वन करके देख लो, प्लस एक्स माइनस एक्स कर, इससे कुछ फायदा होता है कि वो सोचते हैं। अब इसको मैं करूंगा रूट एक्स प्लस वन, एक जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
और एक होगा रूट एक्स प्लस 1 और एक जगह होगा x माइनस रूट एक्स। डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन लोगे तो एक जगह बनेगा x प्लस 1 प्लस एक्स। चलो छोड़ो, बाद में सोचेंगे जब डिफरेंशिएशन एक बार कवर करेंगे तब, ठीक है। इसके अलावा 6 के अलावा नेक्स्ट टाइम जाएगा उस क्वेश्चन में, इसलिए क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन हमें पढ़ा नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद कवर करेंगे तो ज्यादा मेहनत करने का फायदा भी, ठीक है। बताओ 7 to 10 में सर 8। 8, हाँ Yes, sir. 8 कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, ये कर सकते हो ट्राई। क्वेश्चन 8 एक बार देख लो। ए स्क्वायर निकालना है आपको। लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो आपको ये सॉल्व करो सब लोग। 0 पे कंटिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू 0 पे और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, इक्वल। और यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, Yes, sir. 72 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 8 की पावर x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। लगाओ दिमाग। a की पावर x का है तो फॉर्मूला सोचो, पहले इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। इसके फैक्टर बन रहे न्यूमरेटर के, न्यूमरेटर को पहले फैक्टर करो, अलग अलग दो के फैक्टर में बनाओ, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करो लिमिट की। आई थिंक ln a आता था, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, हाँ यही आती। अब सोचो जरा कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ये अभी फिलहाल 0/0 का फॉर्म है। सर 72 को 9 इंटू 8 में ब्रेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 72 को 9 इंटू 8 में ब्रेक करना, फिर 9 कॉमन लेके देखो फैक्टर बन रहे हैं, आसानी से फैक्टर बन रहे हैं न्यूमरेटर के। सब लोग बनाओ, दो Yes, फैक्टर बन sir. रहे हैं न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेना, रूट माइनस रूट है तो जब भी रूट माइनस रूट दिख रहा है मैं रैशनलाइज ही कर देता हूँ, Yes, sir. है ना। अब नीचे आपके पास क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर का बताओ क्या फैक्टर बन रहा है। सर 9x माइनस 1 आ रहा है एंड 8x माइनस 1। ये रहे, देखो यहाँ पे देखोगे 9 की पावर x 8 की पावर x, 9 की पावर x कॉमन लोगे 8 की पावर x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लोगे 8 की पावर x माइनस 1, ये दो फैक्टर बनेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो इनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लस वाले से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अगर आप x को 0 पे रखोगे तो √2 प्लस √2 बन जाएगा, तो उससे इस वाले से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास बन रहा है 9 की पावर x माइनस 1, यहाँ पे बन रहा है 8 की पावर x माइनस 1, नीचे सर नीचे 1 माइनस cos x बन जाएगा। वेरी गुड, नीचे 1 माइनस cos x बन जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए x की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया। और cos x का कौन सा फॉर्मूला था, cos x वाला कौन सा फॉर्मूला था लिमिट का, Limit x tend to 0, 1 minus cos x upon x square is equal to 1/2. 1/2। वेरी गुड। तो यहाँ पे x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट था, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया।
ध्यान से देखो तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप x को 0 रखोगे तो √2 प्लस √2 बन जाएगा। अब तो यहाँ लिमिट सॉल्व हो चुकी है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, log a मतलब log ln3, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ln8 डिवाइडेड बाय, इसमें लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 1/2, और √2 प्लस √2 हो जाएगा 2 2 अब बस लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहाँ पे। ln3 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 3। 8 को लिखोगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो 3 आगे आ जाएगा, 3 ln2। डिवाइड वाला 2 ऊपर चल जाएगा, और ये लॉग की वैल्यू आपको इसके बराबर की मैंने a इंटू ln2 इंटू ln3, यहाँ पे ln2 और ln3 के साथ क्या क्या है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 √2 इंटू ln2 इंटू ln3, ये आ रहा है फाइनल आंसर। अब कंपेयर करके a पता चल जाएगा, तो a कितना रहा आपके पास, 24 √2, ये रहे। 24। Yes, sir. तो क्वेश्चन में आपको a स्क्वायर पूछा था क्या, आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन 2024 का ही है, लेकिन आप ध्यान से देखो, बस लिमिट अप्लाई कर दी है, पहले रेशनलाइज किया, एक फैक्टर कॉमन लिया, दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 9th और 10th में कोई डाउट? 10th वाला भी मत करना, 9th और 10th के डिफरेंशिएशन के तो छोड़ दो इनको, जो भी डिफरेंशिएशन के वो भी रहने देना। अब इसमें बताओ 11th और 13th में, 12th अभी छोड़ दो, 11th 13th में कोई डाउट बोलो? 13, sir. 13 में देखो डुएबल क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, फंडामेंटल फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक बार वापस से सब लोग ट्राई करो, एवरीवन, एक एक करके। π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू π/2 पे तीनों इक्वल होगी, उससे आपको ए और बी पता करना है। एक बार कोशिश करो और देखो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ट्राई एवरीवन।
ट्राई कर लो एक बार अपने एंड से जो आपको सही लगता है, अगर ट्राई करके हो जाए तो बता देना, फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है चलो कोशिश करते बताना आपने जो ट्राई किया है। किसी का आंसर आया है? सर मेरी राइट हैंड लिमिट तो नहीं आई, बट लेफ्ट हैंड लिमिट 9 आ रही है सर, मतलब ए की वैल्यू 9 आ रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ट्राई करते हैं एक बार। ध्यान से सुनना। 8/7 10x अपॉन 10 7x π/2 पे, सबसे पहले π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, पहले ये दिमाग लगाना पड़ेगा। π/2 माइनस पे हो क्या रहा है एक्चुअली, पहले तो देखिए कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। π/2 माइनस रखोगे तो ऊपर क्या बन रहा है पहले वो सोचते हैं। नीचे जो नंबर है, ये जो नंबर है ध्यान से देखो, ये तो 1 से बड़ा है ना। Yes, sir. और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में अगर सोचो तो न्यूमरेटर क्या बनेगा पहले वो देखते हैं। 10 of 8x मतलब x की जगह मैं π/2 रख दूं तो आ जाएगा 10 4π, और 10 4π कितना होता है लगाओ दिमाग। 10 होता है साइन बाय कॉस। अब सोचो साइन n π कितना होता है, कितना फंडामेंटल पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। सर साइन 0 n 0। 0 ठीक है, अगर ये पता नहीं तो फंडामेंटल एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ और फंडामेंटल चीज तो पता करो। तो ये 0 की तरफ जा रहा है। अब नीचे 10 7x, 7x मतलब 7π/2, और 10 ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है, किसकी तरफ जाता है? सर अनडिफाइंड होती है। हाँ, वैल्यू अनडिफाइन होती है, लेकिन अगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स क्या होता है, इंफिनिटी। यस सर। Yes, sir. ऊपर नंबर 0 की तरफ जा रहा है। एक नंबर जो कि बहुत छोटा है, उस छोटे से नंबर को भी बहुत बड़े नंबर से अगर डिवाइड कर दोगे, लॉजिकली सोचना,
एक नंबर जो कि बहुत छोटा है, उस छोटे से नंबर को भी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे थे, पूरा नंबर किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। जीरो की तरफ। किसी भी नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करो तो और छोटा हो जाता है, और ऊपर भी ऑलरेडी छोटा है, ऊपर भी नंबर बहुत स्मॉलर है, उस स्मॉलर नंबर को भी बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड करे तो पूरा के पूरा आंसर जीरो की तरफ जाएगा। यस सर। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो की तरफ जाए तो पूरा आंसर किसकी तरफ जाएगा? 1। वन की तरफ है ना। कोई नंबर है ग्रेटर देन 1, 1 पॉइंट Yes, sir. समथिंग समथिंग, ये नंबर कोई है मान लो 1 पॉइंट समथिंग, उसका पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या आता है? 1 आता है। Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे देखो लॉजिक, यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म था ही नहीं एक्चुअली, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था। यहाँ पे सिंपली क्या था? 1 की पावर जीरो, या फिर कोई भी नंबर की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे अपन ने One. लिख निकाला। बेसिकली ये आपकी क्या गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे आपको गिवन है a-8 के बराबर। आपको सोचना है राइट हैंड लिमिट क्या होगा। राइट हैंड लिमिट में क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस मॉड ऑफ cot x, यहाँ पे मॉड लगाया नहीं क्या? फिर एक मॉड ही लगाया क्या? आई थिंक ये पूरा पावर में होगा, एक मॉड हट गया। p बाई a की पावर मॉड 10x। अच्छा बता, cot पाई बाई 2 कितना होता है? 10 पाई बाई 2 नॉट डिफाइन होता है, तो cot पाई बाई 2 कितना होता है? सर जीरो। ये जीरो है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? 1 की पावर इंफिनिटी वाला। कौन सा फॉर्मेट है? 1 की पावर इंफिनिटी वाला। यस सर। ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। नीचे वाला पूरा 1 की तरफ क्या कर रहा है? अप्रोच, और ऊपर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है। तो 1 की पावर इंफिनिटी वाले फॉर्मेट को सोल्व करने का हम लोगों ने तरीका ये सिखाया था, e की पावर में लिमिट एक्सटेंड्स fx minus 1 into gx. वेरी गुड, fx माइनस 1 इंटू gx। ये पूरा आपका fx है जो 1 की तरफ जा रहा है, ये पूरा gx है जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। फॉर्मूला था fx माइनस 1, fx माइनस 1 इंटू gx। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करो क्वेश्चन हो जाएगा। 1 1 कैंसिल, cot और 10 भी कैंसिल हो जाएंगे, यस सर। एक दूसरे के Yes, sir. रेसिप्रोकल होते हैं ना। 10 को cot को लिख दोगे 1/10, 10 भी कैंसिल, आपके पास क्या है? e की पावर b भाई है। सब कुछ सॉल्व हो गया, ये एल चला गया, आर चला गया, फंक्शन की वैल्यू भी आ गई। अब इन तीनों को एक एक प्रॉपर्ली इक्वेट करना है। आपके पास आर एल चलता 1 इक्वल टू a माइनस 8 इक्वल टू e की पावर b बाई a। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, a माइनस 8 इक्वल टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 9। 9। अब दूसरा इसको इससे इक्वेट कर दो, e की पावर b बाई a इक्वल टू 1, दोनों तरफ लॉग ले लो बेस e पे, दोनों तरफ बेस e पे लॉग ले लिया, तो ये आगे आ जाएगा b बाई a, और लॉग लॉग e की वैल्यू 1 हो जाएगी, और लॉग लॉग 1 होता है 0, a 0 में Zero. चल जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 0। a 9 आ रहा है, b 0 आ रहा है, तो a स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? 81। 81. ठीक है, यस सर। Yes, sir. एक बार समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन मतलब थोड़ा लॉजिकली सोचना था, दिखने में अजीब दिख रहा था लेकिन इतना टफ नहीं था। आपको ये देखना था कि ऊपर वाला पावर 0 की तरफ जा रही, तो वो तो सीधा 1 हो गया। 1 को a माइनस 8 से इक्वेट किया, तो a सीधा आ गया। नीचे वाला फंक्शन 1 की पावर इंफिनिटी था, fx माइनस 1 इंटू जी, जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया सिंप्लीफाई हो गया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद ये आप देखोगे 17 तो 18 जेई एडवांस के क्वेश्चन, आईआईटी जहाँ पे लिखा ना, जहाँ पे मेंस नहीं लिखा, जहाँ पे सिर्फ आईआईटी लिखा है, वो सारे एडवांस के क्वेश्चन है। मतलब ये तीनों 16, 17 और 18 और 15 भी जेई एडवांस के क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन डुएबल थे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे।
16 में वापिस से देखो, ध्यान से देखो, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, एक्स की वैल्यू -1/2 से 2 गिवन है, एक्स की वैल्यू -1/2 से 2, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, और यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन भी आ रहा है, और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, है ना? यस सर। एक बार कोशिश करना चाहोगे, जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार ट्राई करो। चलो पहले 16 ट्राई करेंगे, फिर 17 ट्राई करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस फंक्शन का बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एक बार कोशिश कर लो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ट्राई कर लो अपने एंड पे एक बार। आप बस ये देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल होता है, मॉड्यूलस फंक्शन जहां पे वो 0 हो रहा है वहां पे डिसकंटिन्यूअस और वो होता है। 3 मिनट का समय ले लो, 3 से 4 मिनट, अपनी तरफ से कोशिश करो। इट्स ओके अगर आपसे नहीं भी होता है तो अपनी तरफ से जो आपके मन में आ रहा है वो कुछ ना कुछ कोशिश करो।
चलो आई थिंक अटेम्प्ट कर लिया होगा अब तक, सीखो अच्छे से क्वेश्चन। fx दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। x की कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि x कहां से कहां तक, दोनों ही केस में x जो है आपका लाई कर रहा है -1/2 से लेके 2 तक। x की वैल्यू -1/2 से 2 लाई कर रही है, fx आपका दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3। अब चाहो तो यहीं से प्रोसीड कर दो कि अगर x यहां से यहां तक लाई कर रहा है तो x स्क्वायर माइनस 3 पहले ये पता करना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 3 कहां से कहां तक लाई कर रहा है और उसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं। अदरवाइज थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट होकर देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अगर अंदर कोई भी इंटीजर आता है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये याद रख लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बिना इसके भी हो जाएगा। याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई भी इंटीजर तो इंटीजर बाहर आ जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Yes, एक्स sir. आई है, इंटीजर पार्ट आप अलग से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी होती है कि इंटीजर को ऐड करो, अलग से ऐड करो या अंदर ऐड करो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब आपको ये सोचना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, क्या सोचना है कि जो एक्स स्क्वायर है एक्स की किन किन वैल्यू पर इंटीजर होगा। एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स की किन किन वैल्यू पे इंटीजर होगा वो एक्स मुझे पता है। ध्यान रखना वो जो पूरा फंक्शन है वो इंटीजर आना चाहिए पिछली बार की तरह। अब मुझे पता है एक्स की जो वैल्यू जो लाई कर रही है वो फिलहाल लाई कर रही है -12 से लेके 2 तक। एक्स यहां से यहां तक लाई कर रहा है, इसका Yes, sir. स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, स्क्वायर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स अगर -12 से 2 है तो स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, 4 से 1/4 4 से 1 है ना। Yes, sir. यस अब एक्स स्क्वायर 1/4 से 4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं बताओ। 1 आएगा एक, तो 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। आए ना, मुझे क्या देखना है ये इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर हो रहा है ये देखना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 1 2 3 4। यस सर। Yes, sir. अब ये 1 2 3 4 एक्स की किन किन वैल्यू पे हो रहा है ये पता कर लेते हैं। एक्स की किन किन वैल्यू पे होगा, 1 पे, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, है ना, बोलो। यस सर। एक्स स्क्वायर अगर ये तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 आई। इन 4 पे ये जो फंक्शन है ये इंटीजर होगा और इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है। एंड पॉइंट पे चेक कर लेंगे बाद में। यहाँ तक तो इसके बारे में तो ये पता चल गया, ये एफ के बारे में पता चला भी एफ के लिए ये 4 एक्स आ रहे हैं जैसे पिछली बार किया था। जीएक्स में क्या दिया होगा, जीएक्स को ध्यान से देखते हैं। बोला मॉड ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x - 7 इंटू एफ एक्स। ठीक है, यहां से देखो एफ एक्स तो कॉमन आ ही रहा है, क्या बचेगा मेरे पास, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x - 7। पहले मुझे देखना है मॉड ओपन कैसे होगा। एक्स की वैल्यू मेरे अगेन यहां से यहां तक है, एक्स की वैल्यू अगर यहां से यहां तक तो 4x - 7 कहां से कहां तक लाई करेगा, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट ओपन कर दूंगा, नेगेटिव होगा तो फिर मुझे वहां पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो मुझे पहले देखना पड़ेगा ये 0 कहां पे आ रहा है। तो 4x - 7 की वैल्यू 0 कहां पे आ रही है, 7/4 है ना। तो ये 7/4 पे ब्रेक होगा, x इक्वल टू 7/4 पे ये ब्रेक होगा। 7/4 इस इंटरवल में आ रहा है क्या, इसी इंटरवल में आएगा, है ना। और दूसरा वाला मोड कहां पे ब्रेक होगा, 0 पे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे ये दोनों जो मॉड है ये कहां कहां पे ब्रेक हो रहे हैं, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। एक ब्रेक हो रहा है 0 पे और एक ब्रेक हो रहा है 7/4। और बाहर एफ दिया हुआ है तो एफ के तो पॉइंट ऑलरेडी मुझे पता है, एफ के पॉइंट ये रहे।
यहां तक चलो क्लैरिटी आ गई, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, एक तो कंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि कितने पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, कितने पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में चेक करें। तो डिसकंटिन्यूटी के फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ पे तो 4 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एंड पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। एंड पॉइंट पे आपको सिखाया था, पहले वाले एंड पॉइंट पे आप देखते हो राइट से स्टार्ट हो रहा ग्राफ, तो क्या देखते हो? राइट हैंड लिमिट। पहला वाला एंड पॉइंट कौन सा है? -1/2। तो -1/2 की देखना पड़ेगी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे अगर अपन इसमें -1/2 रख देंगे तो देखो ध्यान से, -1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर डेसिमल में आएगा। डेसिमल का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? -3 है ना। और फंक्शन की वैल्यू भी -1/2 पे, वापस यहाँ पे -1/2 को होल स्क्वायर करो तो -3 ही आएगी। तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है ना। Yes, sir. दूसरा पता करते हैं, दूसरा एंड पॉइंट रेडियस 2 पे। दूसरे एंड पॉइंट पे आपको देखना पड़ती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर 2 माइनस का होल स्क्वायर रखोगे। 2 माइनस मतलब 1.99। 1.99 का स्क्वायर करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 1 है ना। यस सर। 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट 1.99 है। 1.99 का स्क्वायर करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, है ना। चेक करके देख लेना एक बार कितना आ रहा है। Yes, करके sir. देखो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? सॉरी, ज्यादा आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। समथिंग आएगा। हाँ, 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3 और 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 0। 0. और फंक्शन की वैल्यू 2 पे, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली एंड पॉइंट पे, और फंक्शन की वैल्यू 2 पे, यहाँ 2 रखोगे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो इसके एंड पॉइंट पे तो हमने देख लिया कि जो fx है वो तो fx की मैं बात करूं, अगर fx 1/2 पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? Yes, sir. चेक कर लेना एक बार, ठीक है। कितने पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास? देखो डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट आ गए fx के? 1 2 3 4। इन 4 पॉइंट पे क्या होगा? Continuous. एंड देखो बीच में तो होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि जहां जहां पे इंटीजर हो रहा है वहां पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गई। तो 1 पे, √2 पे, √3 पे और 2 पे। बस एंड पॉइंट पे चेक करना, तो 1/2 पे कंटिन्यूअस आ रहा है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, चारों इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो fx 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। fx का पता कर लिया आपने, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब gx की मेरे को सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। f का काम हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी में जी का मुझे क्या चेक करना है कि कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। Yes, sir. अब देखो, जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है कि मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होता है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे gx की चेक करना है। अब देखो gx जो फंक्शन है उसके अंदर fx भी आ रहा है। gx के अंदर फंक्शन क्या आ रहा है? fx भी आ रहा है। तो जहां जहां पे fx अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा वहां पे gx तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गई। Yes, sir. यस सर। तो इन 4 पॉइंट पे तो हो गई सी, इन 4 पॉइंट पे तो हो गई सी। बस मुझे चेक किस पे करना है? 0 और 7/4 पे। तो एक बार अगर 0 की मैं बात करूं, इसमें अगर हम x को 0 रखते हैं तो देखो क्या बनेगा? 0 और 7/4 पे आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि 0 और 7/4 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। बाकी इन 4 पॉइंट पे तो देख लेंगे, बस ये इसमें ये भी देख लेना कहीं पे 0 ना हो बस। तो अब gx का थोड़ा मैं अच्छे से वापस करवा रहा हूँ। fx आपको समझ में आया? fx की कैसे देखा है? Yes, sir.
एफ एक्स थोड़ा सा अच्छा था, अब जी एक्स थोड़ा सा और दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, जीएक्स का मैं करके देखता हूँ। जीएक्स का देखना है कि जीएक्स कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। -1/2 से 2 ओपन ब्रैकेट में, ध्यान रखना, -1/2 से 2 क्या बोला, ओपन ब्रैकेट, तो 2 पे भी चेक नहीं करना पड़ेगा। तो -1/2 से 2 के बीच में कौन कौन सी जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा वो पता करना है। ओपन ब्रैकेट -1/2 से 2 में। अब सबसे पहले सोचते हैं जीरो पे, तो जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में फंक्शन कैसा होगा पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। आपको पहले जीरो पे डिफाइन करना पड़ेगा बच्चों को। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो पे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन, फिर डिफरेंशिएट करके सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। ग्रेटर देन जीरो पे एफ एक्स तो क्या है आपका, ये मॉड्यूलस फंक्शन कैसे ओपन होगा, ग्रेटर देन जीरो पे पॉजिटिव, जीरो से ज्यादा 7/, अभी मैं 7/4 से कम ही मान रहा हूं, तो ये नेगेटिव ओपन होगा। यहाँ पे जीरो से कम में दोनों के दोनों नेगेटिव ओपन होंगे। अब ये करने के बाद अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी जीरो पे। सिमिलरली आपको चेक करना पड़ेगा 7/4 पे, कि 7/4 से ज्यादा फंक्शन कैसा होगा और 7/4 से कम में फंक्शन कैसा होगा। 7/4 से ज्यादा और जीरो से ज्यादा, सॉरी, जीरो से 7/4 और 7/4 से ज्यादा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे ये मॉड 7/4 से ज्यादा पॉजिटिव ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, और 7/4 से कम में ये नेगेटिव ओपन होगा। दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, दोनों को डिफरेंशिएट करके फिर चेक करना पड़ेगा कि 0 और 7/4 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ऑलरेडी 3 पॉइंट तो मिल चुके मुझे, इन पे तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं, क्योंकि एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स साथ में आ रहा है, तो जहां पे एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस वहां पे जी एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होगा। बस मुझे कहां पे चेक करना है, 0 और 7/4 पे। 0 और 7/4 पे एक बार चेक कर लेना कि कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां पे आ रहा है। उससे आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन किन किन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, थोड़ा लेंदी था लेकिन इसलिए करा दिया ताकि आपको अगर इससे टफ वेराइटी फिर आएगी नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन टफ करने से पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते, उसमें भी आगे आधी जनता तो रास्ते में हिम्मत छोड़ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब इस चैप्टर में जो ये जो पीडीएफ है, इसमें कोशिश करना जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें भी जो डिफरेंशिएशन के ना हो, बचे हुए जो जेई मेंस के एटलीस्ट जेई मेंस के आप ट्राई करना, जेई मेंस के जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या लिमिट्स के क्वेश्चन है उनको अपने एंड से ट्राई कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में एक बार और डाउट डिस्कशन रखूंगा। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।